गाइस हेलो वेलकम टू। इस लेक्चर में हम 15 बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी के, मैं खुद तो क्लेम नहीं कर सकता कि मेरी क्वालिटी कैसी रहेगी एमसीक्यूज की, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि ठीक ठाक क्वालिटी के आपको इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन से पैटर्न पे? यूपीएससी के पैटर्न पे। तो जितने भी आपके जो स्टेट पीएससी के लिए या जेपीएससी के लिए कोई अगर प्रिपेयर कर रहा है तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहने वाला है लेक्चर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये क्योंकि पहला लेक्चर है, आपको बता दें इस पूरी सीरीज में हम किन चीजों पे फोकस करेंगे। नया पैटर्न क्या है यूपीएससी का, लेटेस्ट पैटर्न क्या है यूपीएससी का। 2020 और 2021 को अगर आप देखोगे तो यूपीएससी फैक्ट पे अब फोकस नहीं कर रहा है। वो आपसे फैक्ट नहीं पूछना चाहता, वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहता है। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिस पे ये सारे आपके एमसीक्यू सेशन इसमें करवाए जाएंगे। दूसरा कि जो इसमें आपको ये लेटेस्ट यूपीएससी पैटर्न जो हमने बताया कि कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होगा, साथ में थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे। फिर फ्री तो है ही है, ठीक है, यूट्यूब जिंदाबाद। एंड नेक्स्ट ठीक ठाक इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। मैं ही इसमें एक्सप्लेनेशन बेसिकली दूंगा, तो कैसे कह सकता हूँ कि ठीक ठाक की होगी, आप इवेल्युएट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिसके तहत इंडिया को आजादी मिली सर, उसके बारे में कंसीडर कीजिए इन सारी स्टेटमेंट्स को। ये स्टेटमेंट्स कहती है कि इट प्रोवाइडेड फॉर ए क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। है ना, ये कमेंट में आपने बताते जाना है, ठीक है, साथ में कि क्या आपका इसका आंसर होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इट प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन a governor general who was to be appointed by British king on the advice of Dominion cabinet। तीसरे कहती है कि Government of each of dominions and provinces was to be carried out in accordance with the Government of India Act। तो सर लग तो रहा है कि ये तीनों ही आपकी स्टेटमेंट्स ठीक है। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन आपने फैक्चुअल डाल दिया, बिल्कुल सर। और इससे आपका आंसर जो कि करेक्ट पूछा था आपका बन जाता है डी 1, 2 एंड 3। ये आपका जो जितने भी एक्ट थे प्री इंडिपेंडेंस के और ये स्पेशली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सही बात कह रही है आपकी पहली स्टेटमेंट, सही कह रही है कि भैया भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन क्रिएट किए जाने थे इस एक्ट के तहत। डोमिनियन अगर वो आपको कहे कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट स्टेट्स का प्रोविजन था तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनियन इसके अंडर क्रिएट किए जाने थे, राइट। लेजिस्लेटिव पावर्स, ये सारी पावर्स तो ट्रांसफर होनी थी, लेकिन एक तरीके से आपकी जो सिंबॉलिक हेजेमनी है ब्रिटेन की, वो अभी भी इंडिया और पाकिस्तान पे बनी रहनी थी तब तक जब तक ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना बना दे। तो ये पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा कहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन अ गवर्नर। ठीक बात है सर, इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो माउंटबेटन रहे 1950 ठीक है 1950 तक। और फिर जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे उन्होंने बोला मोहम्मद अली जिन्ना ने मैं खुद ही गवर्नर जनरल बनूंगा, उनको भरोसा नहीं था किसी पे। तो ये बात भी सही है, गवर्नर जनरल की प्रोविजन इसमें थी। और नेक्स्ट गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड, सही बात है भैया, इस एक्ट में कहा था कि भैया जब तक इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत एडमिनिस्ट्रेशन शुरू इसमें कैरी ऑन किया जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, हिंट देता हूं, ये 1909 की बात नहीं हो रही है, ये 1919 की बात हो रही है। तो नॉट करेक्ट आपको इसमें ढूंढना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इस रिफॉर्म के बारे में। पहली, इट डिवाइडेड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। भैया ये तो सही है भैया ये स्टेटमेंट ठीक है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, पहली बार ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड, ठीक है। तो जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे वो थोड़े लो लेवल के, लो ग्रेड के सब्जेक्ट थे, जैसे आपके स्पेशली इरिगेशन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट नहीं था, ये बात याद रखना है। तो लो ग्रेड के जैसे सब्जेक्ट होते थे, है ना, आपके जो शिक्षा स्वास्थ्य वगैरह, ये दे दिए गए आपको जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, है ना, जो आपकी मिनिस्ट्री बननी थी प्रोविंसेस में। रिजर्व सब्जेक्ट थे जैसे हाई जो पावरफुल एरियाज थे, जैसे आपके फाइनेंस हो गया, है ना, आपका पुलिस हो गया, ये सब्जेक्ट दिए गए थे आपकी जो नॉमिनेटेड काउंसिल होनी थी गवर्नर की, प्रोविंशियल गवर्नर की। तो ये बात सही है, पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन यहाँ नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। इट मेड सेंट्रल लेजिस्लेचर बाय कैमरल, भाई ये बात भी सही है, 2 कैमरल लेजिस्लेशन बनी थी सेंटर में। एंड नेक्स्ट, इट
इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स, ये हम अभी देखेंगे। और फोर्थ, इट प्रोवाइडेड दैट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज टू बी पेड आउट ऑफ, ये बात सही है सर। इसमें आप इंट्रोड्यूस्ड वर्ड पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये बात सही है कि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन था, पर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इंट्रोड्यूस आपके 1909 में ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के अंडर किया गया था। सो आपकी स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, बट यहां पूछा है नॉट करेक्ट, इसलिए दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां आपने याद रखना है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के रिलेटेड 2 फैक्ट याद रखने हैं सर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो ये पोजीशन थी, ये इसको इंडियन एक्सचेकर से पे किया जाता था बिफोर 1919 का एक्ट। इंडियन एक्सचेकर से इसको पे किया जाता था, इसका पूरा स्टाफ इंडियन एक्सचेकर से इसको पेमेंट होती थी। लेकिन इस एक्ट में कहा गया कि नहीं, इंडियन एक्सचेकर पे इसका बर्डन नहीं रखा जाएगा और ये अब ब्रिटिश का जो एक्सचेकर होगा वहां से इसकी सैलरी ये ड्रॉ करता रहेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था सर? ये ब्रिटेन की जो उनकी कैबिनेट होती थी उसका एक मेंबर होता था, याद रखो। मतलब ब्रिटेन का कैबिनेट मिनिस्टर टाइप ये आदमी होता था और पे कौन करते थे? इंडियन, इसको, है ना। तो 1919 के एक्ट से इसको एबोलिश कर दिया गया। दूसरी बात इसके बारे में याद रखनी है कि इसकी जो काउंसिल होती थी, काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम कहते थे, उसे 1935 के एक्ट से हटा दिया गया काउंसिल को, और इसके एडवाइजर रखे गए 13-14 एडवाइजर का इसको प्रोविजन रखा गया कि अब तेरे पास कोई काउंसिल नहीं होगी, तू एडवाइजर्स के साथ ही चलियो। तो करेक्ट आंसर इज सी 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कहता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा आर मैंडेटरी प्रायर टू ग्रांट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज। ये बात आपकी सही जा रही है भैया कि आपको ग्राम सभा से पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी अगर आपको माइनिंग के लिए लीज देनी है, ठीक है। अगर आपको माइनर मिनरल्स के लिए लीज देनी है किसी भी एरिया में, अगर वो शेड्यूल्ड एरिया है तो आपको अगर वो ट्राइबल एरिया है तो आपको वहां पे ग्राम सभा से पहले रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट statement is correct. Second, state government shall ensure panchayats at appropriate level be empowered to exercise the control over the institutions and functionaries in all social sectors. ये बात सही है सर, लेकिन all social sectors की वजह से स्टेटमेंट 2 आपकी कहीं इनकरेक्ट जा सकती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी कर दी गई है। सो ये ऑप्शंस में गड़बड़ी है। लेट्स से कि यहां से अगर ये ऑप्शन 2 मैंने मिटा दी है तो आपका डी स्टेटमेंट उस केस में यहां करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ऑल सोशल सेक्टर नहीं है सर। जो आपके जो 11th शेड्यूल में मेंशन्ड है, जो चीजें जो आपके 29 जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पंचायत के लिए वहां एस्टेब्लिश्ड है, तो उस केस में वहां पे ये स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है। तो अगर इसको ऐसे रफली पढ़ा जाए तो आपका डी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट होनी चाहिए, है ना, 2 को हटा के। लेकिन यहां कह रहे हैं सर, स्टेट गवर्नमेंट शेल एंश्योर दैट पंचायत एट एप्रोप्रिएट लेवल बी एंडोर्ड टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इंस्टीट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर। इसमें अगर मैं स्टेटमेंट में और चेंज लाऊं, यहां एंश्योर की जगह में, शेल एंश्योर की जगह में अगर मैं लिखूं कि स्टेट गवर्नमेंट कैन डिसाइड, तो उस केस में ये सही होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है कि कोई भी पावर वो पंचायत को दे सकती है जो कि उनके अंडर पावर आती है। तो उस केस में ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट होगी, राइट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि ग्राम सभा इज एंडोर्ड विद द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू। ये बात सही है भैया, इनके पास पावर होती है कि अगर आप शेड्यूल ट्राइब को उस एरिया में मनी लेंड कर रहे हो, पैसा वैसा उधार दे रहे हो, तो इनके पास पावर है कि उसको ये रेगुलेट कर सके। फोर्थ है कि ग्राम सभा हैज द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड। बिल्कुल ये बात भी आपकी सही जा रही है। तो उस केस में अगर थोड़ी मॉडिफिकेशन स्टेटमेंट 2 में की जाए तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, राइट। तो नेक्स्ट कि विद रेफरेंस टू रिव्यू पिटिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस पे मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर लेकर रखा हुआ है, सेम क्वेश्चन उसमें भी था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ गिव्स राइट टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यस, आर्टिकल 137 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वो अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। हाई कोर्ट्स भी अपने जजमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट्स की इस पावर का मेंशन नहीं है, राइट। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, डन।
नेक्स्ट कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेड डाउन द ग्राउंड्स फॉर सीकिंग अ रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज डिलीवर्ड। नो, ये बात गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कोई भी ग्राउंड्स ले डाउन नहीं किए गए हैं, ठीक है, ग्राउंड्स ले डाउन नहीं किए हैं, ग्राउंड्स इसके सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में ले डाउन किए हैं। नेक्स्ट, ओनली पार्टीज टू द केस कैन सीक रिव्यू द जजमेंट ऑन इट। ये बात भी गलत है सर, क्योंकि दुनिया में मतलब इस मुल्क का कोई भी सिटीजन जा सकता है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट के किसी वर्डिक्ट से दिक्कत है तो वो वहां रिव्यू पिटिशन डाल सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वेदर ही और शी इज पार्टी टू दैट केस और नॉट। तो आपका इसमें वन ओनली यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्विज। एंड नेक्स्ट, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिनायल ऑफ मैटर, ये भैया अच्छी क्वालिटी का है क्वेश्चन, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल ठीक ठाक ये क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अगर आप 2020 का प्री देखोगे सर, उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन उसमें दिए हुए थे, राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसे ऐसे करके ऑप्शन वहां दिए हुए थे। एक ऑप्शन उसमें डीपीएसपी भी दिया हुआ था। बिल्कुल सही बात सर। आर्टिकल 39 कहता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, वेल्थ की डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में आर्टिकल 39 बात करता था। तो उस केस में ये मैंने बात की उस क्वेश्चन की जो यूपीएससी ने पूछा था। मैंने यहां लिखा कि भैया मैटरनिटी रिलीफ का डिनायल कौन से प्रोविजंस को यहां पे आपके वायलेट करता है। तो आंसर लिखिए इसका कमेंट सेक्शन में। तो पहला ऑप्शन है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, डीपीएसपी एंड राइट टू फ्रीडम। क्या हो सकता है इसका आंसर? सर बिल्कुल आर्टिकल ये जो इसका आंसर है वो आंसर 3 है। क्यों? क्योंकि सर हमें पता है आर्टिकल 42 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक्स अबाउट, ये देखो ये है ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 42। ये कहता है कि मैटरनिटी रिलीफ के लिए स्टेट को काम करना चाहिए। महिलाओं को जो मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं वो स्टेट को देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस तरीके से कॉन्सेप्ट को इसमें लिंक करने की कोशिश की जा रही है क्वेश्चंस में। आई होप क्वेश्चन इज गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ओके, यूपीएससी भी लगभग इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन मॉडिफाई करके पूछता है। नेक्स्ट, थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशन ऑफ नंबर 1 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कि भैया ये कह रहा है कि थर्ड शेड्यूल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड शेड्यूल में इनमें से किन किन लोगों की ओथ और एफर्मेशन लिखी हुई है, राइट। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि एमपी की ओथ है वहां, क्या यूनियन मिनिस्टर की ओथ है, क्या उसमें चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की ओथ है, क्या उसमें प्रेसिडेंट की है, या कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की है। तो आप इसमें आंसर लगाइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। सर बिल्कुल सर, हमें पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ के लिए अलग से आर्टिकल है, आर्टिकल 60। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो ओथ है वो आर्टिकल 60 में लिखी गई है। वैसे ही वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ है उसके लिए भी एक आर्टिकल अलग से है, आई थिंक आर्टिकल 69। और जो गवर्नर की ओथ है वो भी एक अलग से आर्टिकल में लिखी गई है, आपकी आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपने ये बातें याद रखनी है, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट, इनकी जो ओथ है, सिर्फ ये 3 ऐसी अथॉरिटीज हैं जिनकी ओथ कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशन्ड है। और इनमें सिर्फ 2 ऐसी अथॉरिटीज हैं, गवर्नर और प्रेसिडेंट, हु टेक द ओथ टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं। तो ये आपने ओथ के बारे में ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से 4 आपकी एलिमिनेट हो जानी चाहिए और आपका आंसर ये सी आएगा। Next, with reference to election and removal of president and vice president of India, consider the following statements. With reference to election and removal of president and vice president of India, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही है सर कि आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, वो वोट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट दे वोट नहीं कर सकते इन इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है सर कि नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के, दे कैन वोट इन रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर तो इसमें आपको लगता है कि आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कहीं सही जा रही है। सही बात है सर, पहली स्टेटमेंट सही है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि इनको
इनको नॉमिनेट किसने किया हुआ है? प्रेसिडेंट ने तो किया हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट भी प्रेसिडेंट को ही करेंगे क्या? उससे तो थोड़ा बनती नहीं है मामला, ठीक है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी सही जाएगी, तो डी ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर दो। दूसरी स्टेटमेंट आपकी गलत जाती है, क्योंकि आपको पता है ये इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन रिमूवल इंपीचमेंट में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक यूनिक प्रोविजन है। तो दूसरे को एलिमिनेट कर दो, राइट, और आपके पास ऑप्शन बचती है 1 and 3। तीसरे को देखते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन वोट इन रिमूवल प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर ये बात भी सही है, आपकी जो है ये फैक्चुअल ये क्वेश्चन था, और आपका ये सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग, आर्टिकल 148, याद रखो कैग, राइट। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है कि ही शी इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देखते हैं ये सही है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि ही shall not be eligible for further office either under the state government or the central government and cease to hold office आफ्टर ही सीज्ड टू होल्ड हिज ऑफिस। तो सर दूसरी स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि हमें पता है कैग को रीअपॉइंटमेंट नहीं दी जा सकती, वो फर्दर अपॉइंटमेंट ले ही नहीं सकते अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट आपकी सही जाती है। पहली स्टेटमेंट में गड़बड़ ये है सर कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये आधी स्टेटमेंट सही है, आधी स्टेटमेंट गलत है। क्यों सर? क्योंकि सर इसको अगर आपको अपने पद से हटाना है तो एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि प्रेसिडेंट इसको हटाएगा जरूर, सही बात है, प्रेसिडेंट इसको रिमूव करेगा, लेकिन इसको रिमूव करने का जो प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ ऐसा है जैसा आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का है। तो ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, he is directly responsible to parliament. Only parliament by a resolution by a special majority can remove him from his office. तो इस तरीके से आपका दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। एक बात और याद रखना कि कैग की जो सैलरीज होती है दे आर चार्ज्ड एक्सपेंडिचर इन इंडिया। क्या इलेक्शन कमीशन की भी चार्ज्ड है? नो सर, इलेक्शन कमीशन की चार्ज्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या फर्दर ऑफिस अज्यूम कर सकता है? यस सर, इलेक्शन कमीशन को इजाजत है। तो ये सारी चीजें कनेक्ट करते हुए आपने चलना है। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको करेक्ट आंसर का पता चल गया, 2 ओनली। नेक्स्ट, इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिजेंबल्स, वाह क्या क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए एंड रशियन फेडरेशन। देखो अगर आपको ये पता है भी नहीं, मतलब अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी भी नहीं है कि कौन सी चीज हमने कहां से उठाई हुई है, क्योंकि इंडियन फेडरेशन का जो प्रोविजन जहां से हमने उठाया हुआ है ये आई थिंक लक्ष्मीकांत में मेंशन्ड नहीं है, तो ये एनसीईआरटी वालों को तो पता होगा, ठीक है। अगर आपने वो पढ़ी भी नहीं है तो जरा दिमाग लगाओ। रशियन फेडरेशन देखो कैसा फेडरेशन है, एकदम सेंट्रलिस्टिक उसमें प्रोविजंस है ना। स्टेट्स को उसमें उतनी जो फेडरल यूनिट्स है उनको उसमें उतनी अहमियत दी ही नहीं गई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता रशियन फेडरेशन। क्यों? क्योंकि भैया पता है व्लादिमीर पुतिन कितने मोनार्क टाइप के आदमी है, ठीक है। दूसरा, थर्ड जो आपका है यूएसए ऑप्शन, तो यूएसए का आपका जो फेडरेशन है, जो यूएस फेडरेशन है, वो आपने पढ़ा होगा कि इट इज एन इनडिस्ट्रक्टेबल फेडरेशन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनिट्स। यूएसए में सेंटर के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो स्टेट को रीनेम करे या एबोलिश करे या उनके स्टेटस में चेंज करे, लेकिन इंडिया में तो अधिकार है, ठीक है। तो इन लॉजिक्स के बेस पे आप तीसरे को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब आया आपका ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया भी बहुत हद तक सेंट्रलिस्टिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाता है, बिल्कुल जापान की तरह, ठीक है। तो उसमें स्टेट्स को उतनी अहमियत नहीं है। हमारे पास है कनाडा, एंड इट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया में गवर्नर अपॉइंट होता है ये बिल्कुल वैसा तरीका है जहां कनाडा में होता है, तो बी इज द राइट आंसर। रेगुलर इलेक्शन, ये सर ये जहर है, ये जहर है क्वेश्चन, जरा अटेम्प्ट करके देखना। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, पढ़ो इसको पॉज करके फिर अटेम्प्ट करना। कि रेगुलर इलेक्शंस आर द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट हेल्ड इन कम्युनिस्ट कंट्रीज, अ नेसेसरी but not sufficient condition of democracy,
और चौथा यूज्ड बाय मिलिट्री रूलर्स टू गेन लेजिटिमेसी। अब मुझे पता है आपने 4 को और 2 ऑप्शन को तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया होगा, कंफ्यूजन इन दो के बीच में होगी। तो सर आपका करेक्ट आंसर 3 है। वाई सर? इसलिए 3 है क्योंकि यहां देखो, रेगुलर इलेक्शंस आर कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी सर, वैल्यू क्या होते हैं? वैल्यूज को इस वर्ड पे फोकस करना, वैल्यूज पे। वैल्यूज आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, मॉरल प्रिंसिपल्स, वो हुई आपकी वैल्यूज। जैसे आपकी आपकी इक्वालिटी हो गया, लिबर्टी हो गया, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट? ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लिबर्टी हो गया, इन कॉन्सेप्ट्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज आर सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। ये बहुत ब्रॉड टर्म होती है वैल्यू, ठीक है? जैसे आपकी लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी हो गया, इक्वालिटी हो गया, ये है कोर वैल्यूज। लेकिन रेगुलर इलेक्शन क्या एक वैल्यू है? नहीं सर, ये एक प्रोसेस है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यू एंड प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस और वैल्यू में डिफरेंस यही है सर कि वैल्यू गिव्स यू एन आइडिया, प्रोसेस सीक्स टू इंप्लीमेंट दैट। सेम यहीं भी है। तो रेगुलर इलेक्शन, ये देखो मैच कर रही है स्टेटमेंट कि रेगुलर इलेक्शंस आर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ डेमोक्रेसी, और ये एकदम सही है स्टेटमेंट, एनसीईआरटी से उठी है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग कमीशंस। काका कालेलकर कमीशन, सरकारिया कमीशन और शाह कमीशन। ये पूरा फैक्चुअल है, अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है इंडिया की, पोस्ट मॉडर्न मतलब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, तो आपसे ये नहीं बनेगा। तो आई होप आप सबने बनाया होगा कि ऑप्शन क्या है इसमें। सर काका कालेलकर कमीशन ये गठित हुआ था आपका 1953 के आसपास, लगभग 1953 में, सही बात है। सरकारिया कमीशन, सर सरकारिया कमीशन आपका बना था ये उस टाइम इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये इस्टेब्लिश आपका हुआ सरकारिया कमीशन। लगभग 1986 में इसकी रिकमेंडेशन आई, 1982 के करीब इसकी फाउंडेशन रखी गई, 1982-1983 में। शाह कमीशन, सर शाह कमीशन आपको बताया इमरजेंसी एक्सेस के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, और 1978 के करीब करीब जो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट नई फॉर्म हुई थी, इन्होंने इसको बनाया था। तो आप सीक्वेंस बना सकते हैं, पहले ये बना, फिर शाह कमीशन बना, फिर सरकारिया कमीशन बना। 1, 3 एंड 2 कहां पे है? 1, ये सी हो गया आपका राइट आंसर, राइट। Next, which article of Constitution of India directs state to effective provision for securing right to work? ये फिर से फैक्चुअल भी है, कॉन्सेप्चुअल भी है सर। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको अगर ये आर्टिकल पता नहीं भी है एग्जैक्ट, तो भी आप इसमें कर सकते हो, राइट? आंसर क्या है इसका? सही बात है सर, आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक सोशलिस्टिक फीचर है। ये देखो आर्टिकल 41 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका पहला ही शब्द है राइट टू वर्क। यही वो आर्टिकल है जो कहता है कि स्टेट को असिस्टेंस देनी चाहिए आदमी को इकोनॉमिक कैपेसिटी में इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। तो ये आर्टिकल इन सारे प्रोविजन को रखता है। राइट टू वर्क भी इसी में मेंशन्ड है आपका आर्टिकल 41। तो ये पूरा एक फैक्चुअल नेचर का था, लेकिन कॉन्सेप्ट से भी आप इसको कर सकते थे। लेकिन यहाँ आपको जरूर कंफ्यूजन रहनी थी कि आर्टिकल 39 या आर्टिकल 41, तो इसमें थोड़ी अगर आपको क्लैरिटी होती तो इट वुड हैव वर्कड आउट गुड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एमएसपी के बारे में है सर, एमएसपी क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है और किसानों ने बहुत ज्यादा एकदम दिमाग खराब करके रखा हुआ है सरकार का। बोलते सरकार ऐसा बोल रही है, लेकिन किसान तो भैया भगवान है हमारे। सही बात है सर, दे आर अन्नदाता, though we should respect them, and consider the following statements कि in India MSP is fixed taking into consideration the comprehensive cost which includes the notional cost of family labor, rent on land and interest on the owned capital। क्या ये सारी चीजें इंक्लूड होती है? अभी देखेंगे कि नंबर टू ये गवर्नमेंट procures a fixed quantity of grains from the farmers at MSP, जिससे ऊपर की प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट डिनाई कर देती है। क्या ये स्टेटमेंट्स आपकी सही जा रही है या नहीं? एक बार देख लीजिए इसको।
सो आई होप आपने ये मार्क कर दिया होगा। करेक्ट आंसर इसका डी है, नीदर वन नॉर टू। क्यों है ये हम अभी देखेंगे कि किन किन ग्राउंड्स पे सरकार एमएसपी डिसाइड करती है। देखो सर, सरकार के एमएसपी डिसाइड करने के लिए जो सीएसीपी अपनी रिकमेंडेशन देता है वो 3 तरीके की देता है, ठीक है। 3 तरीके की ये आपकी रिकमेंडेशन देता है। एक आती है A2 कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं A2 कॉस्ट, A2 कॉस्ट, राइट। एक आती है A2 प्लस FL, फैमिली लेबर, ठीक है, जिसमें आपकी A2 की जो भी कॉस्ट होगी प्लस फैमिली लेबर, FL, ठीक है। एक नया कॉन्सेप्ट है C2 कॉस्ट, C2 कॉस्ट। इन सारी चीजों को हम देखेंगे। अभी आप याद रखो, A2 और A2FL के बेसिस पे सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, रिकमेंडेशन देगी सीएसीपी इन तीनों चीजों पे, लेकिन सरकार अनाउंस करती है इन 2 बेसिस पे ही। क्यों? क्योंकि C2 में ये सारी चीजें भी ऐड हो जाती है जो यहां लिखी हुई है। A2 में कौन कौन सी चीजें आपकी आएगी? सर सर, A2 में आपकी पेड कॉस्ट ऑफ फार्मर आएगी। पेड कॉस्ट ऑफ फार्मर माने वो कॉस्ट जो फार्मर ने पे की हुई है फर्टिलाइजर को लाने के लिए, अपने बीज वगैरह को खरीदने के लिए, जो कॉस्ट किसानों की लगी हुई है, पेड कॉस्ट जो उसने कैश में पे किया हुआ है, वो आपकी A2 में आती है, तो उस कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। दूसरा A2 एंड FL, इसमें आपकी FL माने फैमिली लेबर, इसमें फैमिली के जितने भी लोग आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटी में शामिल थे उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इन दोनों बेसिस पे ही सरकार डिसाइड करती है कि किसान को 1.5 गुना एमएसपी जो मिलना चाहिए वो किस बेसिस पे मिलना चाहिए। तो ये बेसिस, ये दोनों चीजें हैं, A2 प्लस FL। C2 में A2 प्लस FL के साथ ये दोनों चीजें ऐड हो जाती है कि जो लैंड है सरकार की, जो किसान की लैंड है, उसमें उसका रेंट कितना बनता है, अगर वो उसको रेंट पे चढ़ा दे तो उसका रेंट कितना बनता है, नंबर 1। दूसरा कि उसने जो अपनी कैपिटल रखी हुई है, जो उसका ट्रैक्टर है वगैरह वगैरह, तो उस पे इंटरेस्ट, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना बनता है उसका, ठीक है, जो उसकी कैपिटल है उस पे उसका इंटरेस्ट कितना बनना था नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। तो इन चीजों को भी कंसीडर किए जाने की मांग उठ रही है, लेकिन अभी कंसीडर नहीं होता है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 तो भाई लॉजिक की बात है, नीदर 1 नॉर 2 होगा। क्योंकि सरकार को अगर एमएसपी अनाउंस कर रही है तो जितना फार्मर प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना उनको लेना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक यस, क्वेश्चंस आई हैव एंडेड हियर। तो सेशन भी एंड करते हैं, फिर क्वेश्चन नहीं बचे तो सेशन के क्या फिर मतलब लेना देना। आई होप सेशन आप एंजॉय कर रहे होंगे और शेयर जरूर कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूबर बन लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, और बाकी ऐसे ही इनिशिएटिव इसमें आपको और लाए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, एथिक्स का फ्री कोर्स अपलोडेड है। अगर आप एथिक्स की टेंशन ले रहे हैं तो मैंने खुद ये कोर्स लिया हुआ है, एंड यू कैन विजिट दैट कोर्स। एंड बाकी तो बाय बाय कहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।